खास आयोजन परस्पर में आज हमारे साथ हिंदी के विशिष्ट कवि अग्निशेखर जी हैं। अग्निशेखर जी की कविताओं में निर्वासन, विस्थापन, निष्कासन, अवसाद इस तरह व्याप्त है मानो इस कवि का परिचय ही यही हो गया हो। और हो भी भला क्यों ना। जो व्यक्ति अपने पूरे जाति धर्म समुदाय के साथ अपने ही देश में शरणार्थी बनने को अभिशप्त हो, उसकी कविताओं से भला दूसरे किस्म की अपेक्षा करना ज्यादती ही तो होगी। वैसे अग्निशेखर जी की कुछ कहानियां भी प्रकाशित हैं और ये मूलतः कवि हैं। किसी भी समय मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, काल वृक्ष की छाया में, जवाहर टनल और बिल्कुल आखिरी जलता हुआ पुल इनके कविता संग्रह हैं। यह अनायास नहीं है कि इनका पहला संग्रह शरणार्थी बनने को अभिशप्त होने के बाद प्रकाशित हुआ है। किसी भी समय आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपने विशिष्ट कवि के साथ बातचीत करेंगे, उनकी कविताएं सुनेंगे और उनकी काव्य यात्रा और उनके संघर्ष यात्रा से रूबरू होंगे। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हिंदी की एक ऐसी आवाज जिसके बगैर हिंदी कविता हमेशा अधूरी रहेगी। जिन विषयों को, जिन लोगों की पीड़ा को इन्होंने दर्ज किया है अपनी कविता में, अगर उसे नजरअंदाज कर दे हिंदी कविता तो उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त सा दिखेगा। तो शुरुआत में मैं जानना चाहता हूं आपसे डॉक्टर कुलदीप सांगली सुम्बली से अग्निशेखर की यात्रा के बारे में कि आपने अपना नाम अग्निशेखर कब रखा और यह नाम चुनने के पीछे आपके दिमाग में कौन सी धारणा थी। अग्निशेखर जी, धन्यवाद आपका। और आपकी प्रस्तुति और आपका परिचय देने का अंदाज और शब्दों का चयन मुझे भावुक कर गया, क्योंकि 30-32 साल में पहली बार मुझे लग रहा है कि इस देश में, इस हिंदी समकालीन हिंदी साहित्य में किसी के पास दिल है और धड़कता है। ये मेरे कटु अनुभव से बात कर रहा हूं और आपने समय दिया और रूबरू होने का, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मेरी पीड़ा, जो कि मेरे समुदाय की पीड़ा है, जो कि इस देश की पीड़ा है, होनी चाहिए थी, नहीं बन सकी अभी तक, उस पीड़ा को स्थान अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, मेरी व्यक्ति के नाते भी और तमाम शरणार्थी बना दिए गए कश्मीरी विस्थापितों की ओर से भी। रही बात मूल, आपने मेरे नाम से बात शुरू की। जी हाँ, मेरा नाम जो है वो कुलदीप है और सुम्बली हमारे गांव का नाम सुम्बल है कश्मीर में। तो सुम्बल के होने से हम सुम्बली हैं। अब सुम्बल भी 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को हथियाने के लिए, तब भी एक बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था कश्मीर घाटी में। और गांव के गांव कश्मीरी पंडितों के, हिंदुओं के, सिखों के, और वो सारे खाली हो चुके थे। वो शरणार्थी बन के श्रीनगर आए थे सुम्बल गांव से। तब मेरे पिता उस जमाने में उन शरणार्थियों के नेता थे, युवा नेता थे। उन्होंने एक निश्चय लिया कि हमारी जो गांव की पहचान है, जो हमारी जड़ों की पहचान है, संस्कृत, वो कहीं खो न जाए। इसलिए हम, हमारी असल में जो हमारा जो जाति नाम है वो भट्ट है, तो इसलिए हम भट्ट से सुम्बली कहलाएंगे। तो मेरा नाम कुलदीप सुम्बली रजिस्टर्ड है। और कॉलेज में आते आते जब ये साहित्य का एक लग गया था कि मुझे साहित्यकार बनना है, कवि कैसे बना वो आगे बात करेंगे, तब मुझे लगा शायद वो मेरी इनोसेंस थी, भोलापन था कि बिना उपनाम के कवि नहीं हुआ जाता है। तो फिर मैं उनके चक्कर में, मेरे एक कानपुर निवासी मित्र हैं, हिंदी के एक बड़े कथाकार हैं, बलराम।
तो बलराम उन दिनों कई नाम बदलते रहते थे अपने उपनाम, कभी अमलतास थे, कभी नटराज थे, कभी नटराज सन्यासी थे। अंत में आते आते वो बलराम हो गए और कलम हुए हाथ नाम की उनकी सारिका में कमलेश्वर ने कहानी छपाई थी। तब उन्होंने, उस बलराम ने मुझे कहा, कुलदीप ऐसे ठीक है यार, मैं आपको दो चार नाम सुझाता हूं। तो उन्होंने जो नाम सुझाए थे उसमें अग्निशेखर था। यह मुझे बहुत अच्छा जी लगा, मैंने उसको अपनाया। और तब मुझे इसका एक ही अर्थ पता था, अग्निशेखर माने जिसके शिखर में अग्नि है, यानी शिव है। और मुझे इसलिए भी शिव लग, क्योंकि हम शैव हैं, शैव हमारी पृष्ठभूमि है शिव दर्शन की, तो मुझे वो था। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला इस बात का कि अग्निशेखर संस्कृत में केसर के फूल को भी कहते हैं, तब मैं और ज्यादा खुश हुआ कि केसर भी मुझे अपनी धरती से जोड़ता है और शिव तो जोड़ता ही है पृष्ठभूमि। तो ये अग्निशेखर की कहानी है, मैं कुलदीप सुमली से अग्निशेखर बना। जी। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ और उस देखिए, विश्वविद्यालय का या कॉलेज का माहौल कैसा था? जी देखिए, मेरी जो, मैं हमने कहा चूंकि हम अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, तब इस बार तो अपने ही देश में शरणार्थी हुए, तब अपने ही प्रदेश कश्मीर में हम शरणार्थी बनकर श्रीनगर में रहते थे। और मेरी मेरी पढ़ाई जो हुई वहां एक सरकारी स्कूल में हुई, और मोहल्ले का नाम बाबापोरा होता था। और बाबापोरा में एक मिडिल स्कूल था, उसमें मेरा पहली जमात मैंने वहां पढ़ी, दूसरी पढ़ी, और तीसरी में आते आते मेरे पिताजी की ट्रांसफर, तबादला जम्मू हुआ। और जम्मू 300 किलोमीटर दूर कश्मीर से था। तो यहाँ जम्मू में सतवारी जगह पर, जहां एयर आज हवाई अड्डा है, तो वहां मेरे स्कूल में मैंने पांचवी तक की पढ़ाई वहां की। और उन दिनों युद्ध भी हुआ 65 का। उसके बाद मैंने छठी और सातवीं भी जम्मू में ही पढ़ा, और फिर पिताजी की ट्रांसफर, तबादला श्रीनगर हुआ। तो श्रीनगर में हिंदू हाई स्कूल शीतलनाथ एक प्रमुख जगह है कश्मीर की, वहां मैंने मैट्रिक किया। फिर मेरे पिताजी की ट्रांसफर फिर से सोपोर हुई। सोपोर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मतलब अभी भी पूरे जी आपके जी। नियंत्रण में नहीं है सेना के। वो जमाते इस्लामियों का गढ़ माना जाता है। और सेबों के लिए भी जाना जाता है, और पैसे अमीरी के लिए भी जाना जाता है। तो इसलिए उस सोपोर, संवेदनशील सोपोर में जो गवर्नमेंट राजकीय कॉलेज थे, सोपोर डिग्री कॉलेज, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। वहीं मैं अग्निशेखर भी बना। उसके बाद श्रीनगर में जो विश्वविद्यालय है श्रीनगर में, वहां से मैंने एमए किया। और हमारे आचार्य थे आगरा के डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा जी। और डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा हिंदी साहित्य में जो शिकार साहित्य के प्रणेता थे, पंडित श्री राम शर्मा। उनके बाद शिकार साहित्य लिखा नहीं गया हिंदी साहित्य में, जी क्योंकि जी जी। बीहड़ यात्राएं करने का कोई नहीं है, कोई जीवन जोखिम तो लेता नहीं है हिंदी साहित्यकार, इसलिए शिकार साहित्य हमारा वही। उनके सुपुत्र थे डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा। उनके निर्देशन में मैंने फिर फणीश्वर नाथ रेणु पे पीएचडी वहां से किया। और उसके बाद मैं हैंडीक्राफ्ट्स में चला गया। नौकरी मुझे वहां विश्वविद्यालय में मिली नहीं। उसका भेदभाव यही कारण था, हमसे एक साफ कहा गया कि आपके लिए पूरा हिंदुस्तान है, कन्याकुमारी तक कहीं, तो यहां आप मुसलमानों के लिए जगह छोड़िए, ऐसा साफ साफ था। इसलिए मैं योग्यताओं के बावजूद, मेरे पास मैं प्रकाशित रचनाएं थी मेरे पास, तब तक थोड़ा थोड़ा लिखने लगा था, मुझे नहीं मिली जगह कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। और वहां किनको लगी वो आप समझ सकते हैं, वो बिल्कुल दुल्हे दुल्हाए जो होते हैं ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जैसे गोता मार के निकले हों, सद्या सनाता जिनको कहते हैं, उन लोगों को दी गई। तो लेकिन मैं फिर हस्तशिल्प में चला गया, और मैं केंद्रीय हस्तशिल्प में गया, और एक कालीन बुनाई प्रशिक्षण अधिकारी था। और मेरा रिटायरमेंट जो हुआ, अवकाश, सहायक निदेशक के तौर पे। लेकिन साहित्यिक यात्राएं साथ साथ रही। कविता विधा आपको आकर्षित कर रही थी, पर आपने शोध के लिए चुना हिंदी के अनूठे कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु को। रेणु के साहित्य में बिहार के खास इलाके की भाषा और वहाँ के शब्दों की बहुतायत है। आप जी हाँ। भूगोल के एक बिल्कुल दूसरे छोर पर थे। जाहिर है रेणु को समझने में भाषा की वजह से थोड़ी बहुत बाधा आपको भी आ रही होगी, फिर भी उस कथाकार ने आपको आकर्षित किया शोध के लिए, तो उसकी वजह क्या थी? एक कवि को कथाकार आकर्षित कर रहा है और बिल्कुल भिन्न भाषाई धरातल वाला। हाँ, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा आपने। अब मेरे लिए फणीश्वर नाथ रेणु मेरे जीवन में, मेरे समझ में उसमें आ चुके थे, संवेदन मेरे में आए थे। क्योंकि
पहले पहल तो बचपन में उनकी फिल्म देखी थी तीसरी कसम, और वो 2-3 बार देखी थी, मारे गए गुलफाम। उसके बाद मैंने ठुमरी नाम का जो उनका कहानी संग्रह संकलन है, उसकी कई कविताएं मैंने कहानियां मैंने पढ़ी थी। और ये जो आपका मैला अंचल है, ये यूनिवर्सिटी में आते आते मैं पढ़ चुका था, तब मुझे मालूम नहीं था कि मुझे रिसर्च करना है। और इससे आपने सही कहा, जो कश्मीर में 3 रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने आधे रास्ते ही ये रिसर्च छोड़ दिया था, क्योंकि उनको दिक्कत आ रही थी, भाषाई दिक्कत, और शायद उनको यही भौगोलिक दूरी का एक कारण था। तब मेरे आचार्य डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा जी ने कहा कि ये रिसर्च तुम करोगे, फणीश्वरनाथ रेणु पे तुम करोगे, तुम ही करोगे। तो उनकी आज्ञा को शिरोधारी रखते हुए मेरा आकर्षण भी था। और तब लोग ये 77 की बात है, तब जो जनता पार्टी की लोकनायक जयप्रकाश की मूवमेंट चल रही थी देश में, तब खुल के उनके सांस्कृतिक सलाहकार या जो भी दूत कहिए, वो फणीश्वरनाथ रेणु आ चुके थे। तब मैं भी जुड़ा था उस इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट में। एक आकर्षण वो भी था, साहित्य का आकर्षण था। रही बात भूगोल की, वो निश्चित रूप से उनकी भाषा का संवेदन अलग है। तो मेरी सहायता के लिए मेरे आचार्य वहां थे, 2-3 ऐसे लोग थे, आचार्य रमेश कुमार शर्मा जी। तो मेरी जहां में दिक्कत कोई हुई, भाषाई दिक्कत मान लीजिए, तो उसके लिए मेरे आचार्य थे वहां। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि तब तक ये समझ आ चुकी थी कि साहित्य में ऐसा भूगोल है वैश्विक, वहां तो दूरियां हो सकती हैं भौगोलिक, संवेदना के स्तर पे कोई दूरी नहीं है, और विषयों के रूप में कोई दूरी नहीं है। हाँ, स्थानीयता के रूप में हो सकती है, आपकी देशजता के रूप में हो सकती है। मैं दूसरे छोर से था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो ज्यादा कोई बाधा नहीं हुई। रही बात मेरे काव्य संवेदन की, आपने शुरू में कहा मैं कवि, तो उसके निर्माण में मैंने शायद आपसे ये बात कही नहीं कि शरणार्थी जीवन अपने ही प्रदेश में रहते हुए हमने कई किराए के मकान बदलते रहे। हमारा बहुत दिनों तक अपना घर नहीं था, क्योंकि गांव में सारा जला दिया गया था, छूट गया था। हम लुटे पिटे गांव से आए थे शहर में, तो कितने किराए के मकानों में बदलते बदलते ऐसे मकान में हम एक बार आए जिसके बिल्कुल सामने आधुनिक कश्मीरी कविता के महाकवि, आधुनिक कश्मीरी कविता के प्रणेता पंडित दीनानाथ नादिम जी रहते थे। और वो बिल्कुल आमने सामने रहते थे, और पिताजी का उनके साथ संबंध भी था, दोनों खिड़कियों में आमने सामने बातचीत करते थे। और मेरे दिमाग में आया था कि ये कवि हैं बचपन में, और कवि क्या होता है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और फिर दूसरी बात ये थी कि मेरी माँ, जो मैंने कहा कि जिस गांव से थी, बगल के गांव में 18वीं शताब्दी की अरण्यमाल कवियत्री हुई हैं, और ये भी वो गाया करती थी उनको। तीसरा मैंने कहा कि ललदेद हर कश्मीरी घर में गाई जाती हैं आज की तारीख में, वो चाहे कश्मीर में हो या बाहर हो। वो 14वीं शताब्दी की संत कवियत्री हुई, आदि कवियत्री। चौथी एक कवियत्री हैं रूपा भवानी, और उनके 400 वर्ष की वर्षगांठ वर्ष कल ही पूरा हुआ। तो वहां एक आस्था की दृष्टि से उनके ये ऐसी एकमात्र कवियत्री हैं, शायद कश्मीरी में तो अकेली है, मुझे नहीं पता कि हिंदी प्रदेश में ऐसा कोई कवि या ऐसी कोई कवियत्री हैं कि जिनके जन्मदिन पर माताएं उपवास रखती, हजारों घरों में उपवास होता है कि वो संत कवियत्री का जन्म। तो ये कई चीजें हैं जो धीरे धीरे आपका काव्य संवेदन बनाती रही। लेकिन पहली कविता मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध के खिलाफ सोपोर डिग्री कॉलेज में लिखी, जिसका मुझे पारिश्रमिक के रूप में पिटाई हुई, अपने वरिष्ठ लड़कों से पिटाई हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, युद्ध के खिलाफ थी। तो कवि का जन्म मेरा सोपोर डिग्री कॉलेज में हुआ। आपका पहला संग्रह जब आया, उस समय तक आपको एक बार फिर विस्थापन की त्रासदी झेलनी पड़ी थी। जी, मैं नहीं चाहता उन घाव को फिर से दोहराना, आप याद करें, लेकिन बगैर याद किए रहा भी नहीं जा सकता। जी जी, उस अतीत से अपने को दूर भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ। तो और आपके पहले संग्रह में उसकी ध्वनि भी बहुत है। देखिए, तो आपने उसकी बहुत कविताएं, जो पहले संग्रह की कविताएं हैं, वो जब आप लोगों को कश्मीर से भगाया गया, एक तरह से आप नरसंहार के जरिए आप लोगों को भागना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए, सब कुछ लूट पीट कर।
उसके पहले की कविताएं भी है उसमें या उसी दौरान की है? उस पहले संग्रह के बारे में बताइए। आप इस संग्रह की बात कर रहे हैं, ये है आपको अगर दिख रहा है, हाँ जी जी, किसी भी समय। ये किसी भी समय। इसमें या इस कविता के प्रकाशन के पीछे एक वहां तक आते आते मैं किसी हद तक हिंदी की जो जिसे तथाकथित मुख्यधारा कहते हैं वहां तक मैं पहुंच चुका था, जाना जाने लगा था, मैं नोटिस में था, आने लगा था। और ये कविताएं इसमें आई निर्वासन में आने के बाद। इस कविता इसमें दो खंड हैं संग्रह में। पहले खंड में जो कविताएं आपको मिलेंगी वो कश्मीर में जो हुआ 90 में जनसंहार हुआ, रिलीजियस क्लींजिंग, धर्म के आधार पर आपके साथ जो आतंकवाद, हिंसाचार, जो सब कुछ हुआ, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पूरी समूची जाति और समूचे समुदाय को धर्म के आधार पर बाहर कर दिया गया। इसमें आपको उसकी आहट मिलेगी। इन कविताओं में पूर्वाभास की कविताएं हैं। पूर्वाभास की कविताएं, जिसे अंग्रेजी के लोगों ने कहा कि ये प्रीमॉनिटरी पोएम्स हैं, प्रीमॉनिशन की कविताएं। आपको एक संवेदनशील कवि आपको अपने जातिगत और जो आपका स्मृति होती है उसके आधार पर, अनुभवों के आधार पर पहले से लगने लगा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा। ऐसी कई कविताएं हैं, उसमें एक का विशेष उल्लेख करूंगा मैं। राजा तेरी नगरी में चोर, ये शीर्षक है उस कविता का। और वो कविता 1982 में मैंने लिखी है, और वो कविता 1983 में जम्मू कश्मीर अकादमी की पत्रिका शिराजा में छपी भी है। अब उस कविता जो 82 में मैंने लिखी और 83 में छपी, और उसको खोलकर आप पढ़ेंगे तो उसमें निर्वासन है, उसमें सामूहिक निर्वासन हो रहा है, उसमें कश्मीर खाली का खाली हो चुका है, उसमें वितस्ता के किनारे जो कश्मीरी हिंदुओं के घर हैं वो बिलवीरान हैं, खिड़कियां जो आज का कश्मीर है, और उसमें कई व्यंग्य हैं, उसमें कई तरह। तो आपका पूर्वाभास उसमें वर्क करता है। फिर जब यहां आए जम्मू, और जम्मू जब शरणार्थी कैंप में आए तो कुछ महीनों के बाद ही मैंने प्रकाशक को कहा, रुको भाई, इसमें मैं नई कविताएं जोड़ना चाहता हूं, जिसे मैंने लिखा ये विस्थापित कश्मीर है 1990 का, और उसमें कश्मीरी निर्वासन की, कश्मीरी हिंदुओं के पंडित जिनको आप कहते हैं, उनके शरणार्थी जीवन जीते हुए अनुभवों की बहुत जबरदस्त व्याख्या है। तो इसलिए इस संग्रह ये संभावना से छपा। इसमें पूर्वाभास की कविताएं हैं, जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ हुआ फिर बाद में, और उसमें फिर जब आप शरणार्थी जीवन में आए, जिसे हम कह सकते हैं निर्वासन चेतना की, निर्वासन अनुभव की कविताएं हैं। और ये निर्वासन आपको इसलिए चौंकाता है क्योंकि भारतीय कविता में निर्वासन जैसा जो वस्तु सत्य है, ठोस वस्तु सत्य है, इस पे कविताएं आपको नहीं मिलती हैं, उससे बचा जा रहा है। तो ये जो निर्वासन है, जबकि ये होना चाहिए था देश विभाजन के बाद जो निर्वासन हुए, और जो देश निर्वासन के बाद पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से, या जो पूर्वी पाकिस्तान से हिंदू यहां चल के आया, भगाया गया या भाग कर आया, तो वो जो चेतना है, आप याद करिए तब विभाजन के समय 20-1 लाख लोग मारे गए, उससे ज्यादा लोग मारे गए। उसकी उपस्थिति, उसको लेकर के प्रोटेस्ट कितना है हमारे हिंदी साहित्य में। आप नाम गिना सकते हैं 2, 4, 5 उपन्यासों का, नाटकों का, उसके बाद रुक जाएंगे आप। उसके बाद जो जो लिखा गया मुख्य रूप से वो भी पंजाब मूल के हिंदी साहित्यकार हैं, वो मोहन राकेश हों, वो यशपाल हों, वो कोई भी हो, ये सारे पंजाबी लोग हैं और हिंदी में लिखा है, हिंदी के हमारे लोग हैं। लेकिन हिंदी प्रदेश चुप रहा है इतने बड़े नरसंहार को लेकर। इसलिए जो हमने कहा, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हमारे दिमाग में वर्क कर रहा था, किसी से नहीं डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो हमने निडर होकर अपने अनुभव सामने रखे और इस बात की परवाह नहीं की कि ये लोग, ये जो आलोचक हैं, समीक्षक हैं, साहित्य अकादमियां हैं, जो भी सरकारें नाराज हो जाएंगी तो होती रहे। हम अपने समाज सच के साथ
कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये धीरे धीरे सच आज की तारीख में भी आप सबके, आप इतने हृदय हैं, आप इतने संवेदनशील हैं, तो ये जो एग्जाइल कॉन्शियसनेस है, ये जो निर्वासन की चेतना है, मैंने अपने एक जिसका आपने जिक्र किया जवाहर टनल काव्य संग्रह में, मैंने मिलान कुंदेरा के एक कथन को जानबूझ के कोट किया। उससे आप मेरे काव्य चेतना, कश्मीरी शरणार्थियों के साहित्य को समझेंगे। वो पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, देशों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उनकी स्मृति को लूट लिया जाता है। उनकी किताबों के साथ उनके ज्ञान, उनके इतिहास को नष्ट कर दिया जाता है, और कोई नई किताबें लिखता है और नए ज्ञान की सीख देता है और आविष्कार करता है नए इतिहास का। ये हमारे साथ हो रहा है। और ये अनुभव, ये जो मिलान कुंदेरा का मैंने आपको कहा, ये पूरे समूचे निर्वासन साहित्य के केंद्र में है। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो रहा है। एक नया इतिहास, मनगढ़ंत इतिहास बताए, आपको झूठा साबित किया जा रहा है। आप एक जिनोसाइड, जनसंहार के आप शिकार हैं, लेकिन ऐसी खेल खेली जा रही है दुष्टता के साथ, धूर्तता के साथ, कि हम ही को उसका जिम्मेदार भी समझाया जा रहा है। हमारी बात को कम करके आतंकवादियों, जिहादियों, पाकिस्तान समर्थक जो ये सारा वितंडावाद चल रहा है, अलगाववाद चल रहा है, ये जो जेनोसाइड चल रहा है, उसको कम करना, उस पर पर्दागिरी करना, ये हमने 30 साल से देखा। ऐसे में निर्वासन में कवियों ने, लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कथाकारों ने, नाटककारों ने, फिल्मकारों ने, चित्रकारों ने, संगीतकारों ने खुल के इसका प्रदर्शन किया, इसको कहा बिना किसी खतरे के। जैसे मैंने कहा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का किसी से नहीं डरना, इसलिए निर्वासन साहित्य बेखौफ बेलौस होकर बात करता है। आपने उचित ही वाण भट्ट की आत्मकथा में जो द्विवेदी जी ने लिखा है उसको याद किया, और अपने कविता की प्रक्रिया, अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को बताने के लिए मिलान कुंदेरा को भी आपने याद किया। मैं आपसे आग्रह करूं कि आप इस संग्रह से कम 4 कविताएं, जो जिस कविता का आपने जिक्र किया जो 82-83 के दौरान की है, और उसके बाद की भी 4 कविताएं पढ़ें। उसके पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूं जो अभी आपकी बातचीत में भी आया, अमूमन कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी पंडित क्यों कहते हैं? क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जातीय नाम जो है वो भट्ट है, और भट्ट है क्योंकि काव्य शास्त्र की भूमि कश्मीर रही है। संस्कृत की जो हमारे, जिसे हम भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं, सौंदर्य, उसकी आधार भूमि स्रोतस्विनी उसकी कश्मीर है। और ये जो आपके मम्मट, लल्लट, कैयट, अभिनव गुप्त जितने भी हैं, ये सारे कश्मीरी आचार्य हैं। तो उनके आचार्यत्व को और इतिहास आपने दिया, आपने बिलहन दिया, आपने क्या नहीं दिया, उसकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए हमारे देश भारत ने उन आचार्यों को, उनकी विद्वत्ता को ध्यान में कहते हुए पंडित कहा। पंडित कोई जाति सूचक नाम नहीं है, यह सम्मान सूचक पद है। तो पंडित इसलिए तब से फैलाए गए, चाहे हम मूर्ख भी क्यों ना हो, अनपढ़ भी क्यों ना हो, पंडित तो आप हमको कहेंगे क्योंकि हमारे आचार्यों। तो कश्मीरी पंडित उन आचार्यों की वजह से हम कहते हैं, और अन्यथा हम आपस में व्यवहार में पंडित नहीं इस्तेमाल करते अपने लिए, हम भट्ट इस्तेमाल करते, हम भट्ट हैं। मैं जानना ये चाहता हूं, तो क्या बाकी जो हिंदू धर्म के भीतर की जातियां हैं वो सभी पंडित कहलाती हैं वहां? यानी कश्मीर के तमाम हिंदुओं को कश्मीरी पंडित कहते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम सभी पंडित तो आप हमको कहते हैं, शेष संसार कहता है, हम आपस में नहीं कहते हैं। सभी जितने भी कश्मीरी, जिनको आप हिंदू कहें, सनातनी कहें, कुछ भी कहें, वो सभी भट्ट कहलाते हैं। चाहे इतिहास में आप वर्णाश्रम के चलते अलग अलग कार्य करते रहे हो, लेकिन भट्ट आप सभी हैं। और जिस तरह का आपके पूरे देश में, शेष देश में वर्ण व्यवस्था के चलते छुआछूत, जातिवाद, ये कश्मीर में बिल्कुल नहीं है, न रहा है, न आज है। क्योंकि हमारे यहाँ नानवाई हो, टेलर हो, पिछड़े वर्ग का हो, वो भी भट्ट है, पंडित है। वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, वो भी पंडित है। किसान हो, वो भी पंडित है।
रक्षक हो सेना में हो वो भी पंडित है, आचार्य हो पंडित है। ये एक अनूठा पहलू है कश्मीरी समाज का। तो जिस कविता की आपने बात की, जो मैंने कहा राजा तेरी नगरी चोर, नगरी में चोर, तो वो कविता 82 में लिखी, 83 में छपी हुई है, ये मेरे संग्रह में है। दिन कोने में दुबकी हुई सहमी बिल्ली से हो गए हैं, सांसों के उतार चढ़ाव में डूबते हुए बच निकलती है दिए की लौ। अब हर ओर दुर्गंध सी फैल चुकी है खबर कि जमीन की तहों को फाड़ता हुआ घाटी का पिशाच सतह पर उभर आया है। अब गुजरती नजरों से कोई चोर झांकने लगा है। हर रोज खिड़की से सूरज हिजड़ों की भाषा में लिखा पत्र दे जाता है लोगों के हाथ। अब शहर में हर ओर से तंग सड़कें मोहल्लों में घुसकर फुफकार रही हैं। मुझे शिकायत नहीं कि मेरा ढहता हुआ मकान धूल के आंसू बहा रहा है। मेरा बचपन धुंधल के में खोए पर्वत दामन में गिरे हुए जहाज की तरह धंसा पड़ा है। नजरें अब दूर तक नहीं जाती। अब देखिए नेतृत्व है उस समय का। नजरें अब दूर तक नहीं जाती, हमारा नेतृत्व बुझी लालटेन सा झोपड़ी की खूंटी पर टंगा है। लोग, ध्यान दीजिएगा विस्थापन की चर्चा इशारा है, क्योंकि हमारे 7 बार महाविस्थापन हुए हैं इतिहास में। लोग बंद बिस्तरे में चिनार की जड़ें लिए किसी सुरक्षित कोने की तलाश में एक अंधी सुरंग से कहीं भाग रहे हैं। ये अंधी सुरंग जवाहर टनल है, बाद में आई। लोग बंद बिस्तरे में चिनार की जड़ें लिए किसी सुरक्षित कोने की तलाश में एक अंधी सुरंग से कहीं भाग रहे हैं। कुछ लोग बाहरी और भीतरी घुटन में तालमेल बिठाते हुए नदी के आर पार एक पूरे शहर सा बट गए हैं। जो लोग वहां रह गए 90 में, वो ऐसे बटे हुए लोग हैं। अब सैलाब सिर की ऊंचाई से बह रहा है। हर कहीं शंकित भीड़ के बीच मंदिर मदारी से लग रहे हैं। मेरे आंगन में अक्सर दिन की उगी घास अंधेरे की भैंस चर जाती है। वैसे भी अब मेरी बात रद्दी कागज में बदल रही है। ये नदी जो उम्र है, मत पूछिए कि तटों पर कुछ खाली मकान। आज जाइएगा कश्मीर तो यही पंक्तियां देखिएगा वहां। ये नदी जो उम्र है, मत पूछिए कि तटों पर कुछ खाली मकान क्यों मायूस से खड़े हैं। खिड़कियों से बाहर निकलता धुआं किसी वीराने को शब्द दे रहा है। मेरे मित्रों को शिकायत है कि वे सरकारी नल के पानी सा व्यर्थ बह रहे हैं। दफ्तरों में कूड़ादानियों पर रंग रोगन के आदेश लागू हैं। इधर अब हरे जंगल में, जंगल तो हरा ही होता है, यहां संकेत मुस्लिम आतंकवाद और जिहाद का है। इधर अब हरे जंगल में आरी तेज तेज चलने लगी है। डरे हांगुल, हांगुल एक ऐसा हिरण है कश्मीर का जो विशेष कश्मीर में पाया जाता है, और कश्मीरी पंडितों को हांगुल ही कहते थे क्योंकि वो बहुत ही माइनॉरिटी में रह गया है। इधर अब हरे जंगल में आरी तेज तेज चलने लगी है। डरे हांगुल को कोई अंतर नहीं पड़ता कि देश के अखबारों में चर्चा है, उसकी रक्षा में एक डाक टिकट जारी हुआ है। अब अपनी बस्ती के पिछवाड़े मलबों के नीचे दबी पड़ी सड़कें खोजनी ही होंगी कि कहां से मेरे पूर्वज उतर कर गए थे पर्वतों के उस पार। ये पुराने निर्वासनों का संकेत है। बच्चे अब सोने से पहले कहानियां नहीं सुनते, उनके भीतर खुलती पंखुड़ियों पर कोई सुई सी चुभ रही है। मेरा बच्चा, अंतिम है इसका, मेरा बच्चा रात को नींद में एक खेल के बोल बड़बड़ाता है, राजा जी राजा। क्यों राजा? श्रीनगर में चोर आया। किस रास्ते? इस रास्ते, इशारा भी करता है। अब हर सांस में कांपती है दिए की लौ, और दिन कोने में दुबकी हुई सहमी बिल्ली से हो गए। ये कविता
जब व्याख्यायित करें तो सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट होंगी। और अगर आप आतंकवाद की तरफ इशारा करें तो डायरेक्ट आतंकवाद की बात है। मिहिरकुल एक बड़ा खूंखार ये डिक्टेटर, एक हूण राजा था, जिसको कलहन अपने इतिहास में कहता है इसने 3 करोड़ लोगों का नरसंहार किया है। त्रिकोटि हन कहता है कलहन राजतरंगी में। तो मैं इस मिहिरकुल को मुख्य बनाते हुए बात की है। और इसमें आपको संसद पर जो हमारा हमला हुआ, जो संसद पे अभी हमला हुआ था, उसका भी पूर्वाभास है और लिखित है इसमें पुरानी कविता में। मिहिरकुल आ रहा है, बंदूक उठाओ, मिहिरकुल आ रहा है, बालश्कर कुचलता हुआ हमारे रास्ते, उड़ाता हुआ गुबार, आसमान से अंधेरा उतर रहा है, अंधेरे में कुत्ते भौंक रहे हैं, घरों में सांस रोके हुए बैठे हैं लोग, दरवाजों की कुंडियां चढ़ाए, बंदूक उठाओ और सहसा खोलकर दरवाजे अपने बाहर निकल आओ कि फिर से आ रहा है मिहिरकुल, उसका घोड़ा हमारी नींद के जंगलों को टापों तले रौंदता हुआ तड़क तड़क आ रहा है। अभी भी समय है, मिहिरकुल को रोको, वह अपनी फौजों द्वारा मारे गए हमारे बच्चों की रोती हुई माताओं से करेगा बलात्कार। वह ढहाकर बांध सैलाब को शहर के ऊपर से पेड़ों की फुनगियों के पास से बहते हुए देखकर हंसेगा। वह आकाश से चीलों, गिद्धों और कौवों के हुजूम को देखकर उछल उछल पड़ेगा और चीखने लग पड़ेगा विचित्र आवाज में। मिहिरकुल लोहे का चेहरा चढ़ाए, पेड़ों को दांतुन की तरह चबाता हुआ जब किसी देश की ओर मुंह करके ताकता दहाड़ता है, गुल हो जाती है बिजली पूरे शहर की। और ड्यूटी पर खड़े सिपाही की समझ में कुछ नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, संसद पर जो हमला हुआ बाद में, उसकी सिपाही की समझ में कुछ नहीं आता कि अचानक क्यों टूट गया है संसद की खिड़कियों का कांच, क्यों हर तरफ चीखने चिल्लाने रोने लगे हैं सुर में सुर मिलाकर बच्चे। टूट पड़ने से पहले एक क्षण मिहिरकुल ताकता है उस देश के सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को। झपट पड़ने से पहले चूहे को बिल्ली, बंदूक उठाओ मिहिरकुल आ रहा है, फाड़ देने को पुरानी कमीज से हमारे दिन, पर्वतों से धकिया कर चोटी तक पहुंचने से पहले लुढ़का देने को सपनों के दबंग हाथी। साथी मिहिरकुल आ रहा है, रोको उसको। ये आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद आने से पहले की कविता, मैंने पूर्वाभास की बात की। आप चूंकि जहां के हैं और आपने ठीक याद दिलाया कि जो हमारे यहाँ एस्थेटिक्स का 6 स्कूल है, उस सबका गहरा रिश्ता कश्मीर से रहा है, शारदा देश से रहा है। शैव दर्शन, आपने कल्हड़ की बात की, आचार्य अभिनव गुप्त वहां थे। आपकी कविता शंकराचार्य पर है एक। जी हाँ, हम लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य वाली कविता का आप पाठ करें। क्या है कि शंकराचार्य कश्मीर आए, और चूंकि ये भी प्रश्न उठता है, आजकल उठता रहा है कि उन्होंने कश्मीर को एक और पीठ क्यों नहीं बनाया। जैसे उन्होंने 4 धामों की स्थापना की, तो कश्मीर क्या नहीं हो सकता था 5वां धाम? तो उन्हें बताने की जरूरत है कि कश्मीर पहले से ही सर्वज्ञ पीठ कहलाता था। कश्मीर पहले से ही पुरातन समय से, क्योंकि नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, शारदा देवी तो कश्मीर में पहले से विराजमान है, इसलिए वो सर्वज्ञ 64 कलाओं का पीठ था। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कोई उसको 5वां नहीं बनाया। तो वहां आकर के जगतगुरु शंकराचार्य ने, और जगतगुरु शंकराचार्य आचार्य अभिनव गुप्त दोनों एक समय के नहीं है। जिनके साथ उनका संवाद हुआ है वो तो आसाम के अभिनव गुप्त हैं, लेकिन ये इनके ये अलग अभिनव गुप्त हैं, हमारे जो तंत्रालोक के अभिनव गुप्त, तंत्रसार के अभिनव गुप्त हैं। जी जी जी। तो ये शारदा पीठ गए हैं और कहते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त, ये जो शंकराचार्य जी हैं, इनमें बदलाव आया।
ये शक्ति उपासना नहीं मानते थे, ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के थे। और शैव हमारे यहां मिथ्यावाद नहीं मानता है, आभासवाद जरूर मानता है। ये कहता है जो सत्य है उससे उद्भूत सारी सृष्टि भी सत्य है, भले ही आयु कम हो। तो ये जो कार्य और कारण का संबंध, उसमें नहीं जाऊंगा। उनकी स्मृति में, उनके आगमन की स्मृति में श्रीनगर में गोपाद्री पहाड़ का नाम कश्मीर के आचार्यों ने उनकी स्मृति में शंकराचार्य पर्वत किया। उस शंकराचार्य पर्वत पर मेरी कविता है। पूछा चूल्हे के सामने बैठी आलू छील रही मेरी मां ने कि तुम कितने साल के हो। जितने साल के हो तुम उतने ही बरस पहले उस बड़े भूचाल के बरस चढ़ी थी मैं शंकराचार्य पर्वत तुम्हारे पिता के साथ। याद है मुझे वह रास्ते की बड़ी सी चट्टान, तुम्हारे पिता ने कहा था सुस्ता लो कुछ। कहा मां ने चौके की खिड़की से बाहर देखकर, कभी चढ़ूंगी अब प्रारब्ध में होगा तो। वैसे तुम चढ़ते ही रहते हो हर इतवार को, रविवार को मैं जाता था, बहुत अक्सर हम चढ़ते थे। प्रारब्ध में होगा तो अब वैसे तुम चढ़ते ही रहते हो हर रविवार को। दूर भी कितना है, क्या वैसी ही है अभी भी वो चट्टान सी बड़ी। सुना है आज रास्ता उतना कठिन नहीं, सीढ़ी सीढ़ी भी चढ़ा जा सकता है। क्या मंदिर अपनी ही जगह है वहां, काफी बड़ा हुआ होगा